तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर होगा होंडुरास। तो नाम क्या है? शियोमारा कास्त्रो, जो कि अभी होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। होंडुरास एक मध्य अमेरिकी देश है जिसके उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत सागर स्थित है। इसकी कैपिटल होती है तेगुसिगाल्पा और करेंसी है होंडुरन लेम्पेरा। अच्छा बताओ, अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैग्डलेना एंडरसन। बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? डेमसेंड्रा मैसन। और ट्यूनिशिया के पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी नस्ता बोदेन। बताइए पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री यही है, एंटोनियो कोस्टा, और फिर से इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है रेबेला डी सूजा। अच्छा, पुर्तगाल में ही दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया था जिसका नाम रखा था अरोका, पाइवा नदी पर बना हुआ है। बाकी मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इस्माइल साबरी याकूब। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? अली खान इस्माइलोव। और बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है डेमसेंड्रा मैसन। ये नाम मैं आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि ये नाम है ही इंपॉर्टेंट। हम इतने सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अगर किसी क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब किसी ऑप्शन को बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो समझ लेना वो नाम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करके रिवाइज करा करके आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार तो आप सुनो उसको, आपको याद हो जाए वो। यही मेरा मकसद है बस। क्योंकि एक ही पॉइंट को बार बार बोलता हूं, मेरा भी मुंह दिखता है, मेरा भी सर दुखता है, तो मुझे बोलने मजा नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूंगा हाँ ये पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, तो आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स कर लेंगे लेकिन सारे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बिठा पाते हैं कि रिवीजन के लिए टाइम कब निकालें। तो मेरी कोशिश रहती है कि यहीं के यहीं आपको जो कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो रिवाइज करवा ही दूं, बाकी तो फिर आपको करना ही है अपने से। चलिए अभी बढ़ते आगे। अब बताइए रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा GAV रेड्डी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर GAV रेड्डी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। और इस एजेंसी के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कमल डावर थे। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि थल सेना उपाध्यक्ष कौन बने? बाकी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO तो यही बने हैं, VK त्रिपाठी। इसरो के अभी 10वें अध्यक्ष बने थे S सोमनाथ। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने VS पठानिया। और मैंने अभी आपसे पूछा था नए थल सेना उपाध्यक्ष बने कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखना नाम, पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा रवि मित्तल। तो खेल विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं ये रवि मित्तल, जिनको अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और याद रखना ये इसके दूसरे अध्यक्ष बने हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? MS साहू। बाकी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने? V अनंत नागेश्वरन। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने अतुल कुमार गोयल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने अजय माथुर। अच्छा बताओ CBI प्रमुख का नाम क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के प्रमुख का नाम है अरविंद कुमार। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है भारत सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो आंसर होगा सोनाली सिंह को। अब ध्यान से सुनना, हम यहां बात कर रहे हैं लेखा महानियंत्रक की, इंग्लिश में बोलेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये किन का स्थान लेंगी? दीपक दास का स्थान लेंगी। लेकिन अगर आपसे कैग CAG के बारे में पूछा जाए, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो दोनों अलग अलग है। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अब बन गई है सोनाली सिंह, और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी इफ्को के नए चेयरमैन अभी कौन बने थे? दिलीप संघानी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल। और ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने ER शेख। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा राहुल भाटिया। तो इंटरग्लोब एविएशन ने अभी तत्काल प्रभाव से अपने सह संस्थापक रहे राहुल भाटिया को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक बनाया है। ये इंटरग्लोब एविएशन ये इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी है। तो याद रखना इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? इंडिगो एयरलाइन के राहुल भाटिया बन गए। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। बाकी अगर आपसे पूछा जाए अभी
एयर इंडिया के सीएमडी कौन बने थे? विक्रम देवदत्त बने थे। और आपको याद होगा विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन बने थे। बाकी अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ बने। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था? कोरियन एयर ने। और अभी गो एयर ने अपना नाम बदल के गो फर्स्ट कर लिया है। अच्छा, एक डे भी होता है यहां से रिलेटेड, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को मनाते हैं। एविएशन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बढ़ते आगे। अच्छा, एनसीईआरटी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो अभी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देती है। बाकी फिक्की के अभी प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता। फिक्की के डायरेक्टर भी बने थे अरुण चावला। और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी। और अलका मित्तल की बात करेंगे तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। विक्रम मिश्री ये भी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। वैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका नया अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? एम जगदीश कुमार को। तो अभी भारत सरकार ने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, कौन? एम जगदीश कुमार, इनको यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किनकी जगह लेंगे? प्रोफेसर डीपी सिंह की जगह लेंगे। बाकी अभी ट्विटर के नए सीईओ कौन बने थे? पराग अग्रवाल। और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ कौन बने थे? रितेश चौहान बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बाटा इंडिया ने भी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दिशा पाटनी को। तो एक्ट्रेस हैं ये दिशा पाटानी, और ये अभी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इससे पहले बाटा इंडिया ने कृति सेनन और स्मृति मंदाना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक यानी कि इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम है पॉप्स, उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा पेटीएम मनी। तो अभी पेटीएम मनी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए पॉप्स सर्विस लॉन्च की है। तो ये सर्विस यूजर को उनके पोर्टफोलियो और स्टॉक की जानकारी के साथ कई डिटेल्स बताएंगी। कंपनी का कहना है कि मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ये सर्विस काफी मददगार होगी। देखो, पेटीएम मनी की बात करते हैं, स्थापना होती है 2017 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ वरुण श्रीधर है। अभी आपने पढ़ा होगा भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना था? पेटीएम बैंक। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा शेयर बाजार में निवेश को और भी आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, उसका नाम था सारथी। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव अभी 29 जनवरी 2022 को जेद्दा के वाणिज्यिक केंद्र में मनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने औपचारिक योग प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए 2021 में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। अभी 2021 में 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया, कब? 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पर है? लॉस एंजल्स में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। और लॉस एंजल्स में ही ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक। कब होंगे और कौन से नंबर के होंगे? तो 2028 में होंगे, 34 नंबर के। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा बन गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। तो अभी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजीकरण 7600 करोड़ हो गया है। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 2021 का दुबई में अपना चौथा आईपीएल जीता था। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती है? जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। अभी 2021 में जो 14th नंबर के आईपीएल हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? उसका फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था।
जिसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने, किसको हरा करके, कोलकाता नाइट राइडर्स को। अच्छा, आप तो ये बताओ जो 15वें आईपीएल 2022 में होंगे, कहाँ पे होंगे, भारत में होंगे। इसमें टोटल 10 टीमें खेलने वाली है। 2 नई टीम आ गई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या हो गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। और याद रखना आईपीएल 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर अब कौन होगा, टाटा ग्रुप होगा। किसकी जगह लेगा, वीवो की। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया, आईआईएससी बेंगलुरु। तो अभी आईआईएससी बेंगलुरु ने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित करके चालू किया है। और वे किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और इसे किसने बनाया और डिजाइन किया, सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डिजाइन किया है। और इस परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसकी टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी है, 3.3 पेटफ्लॉप्स, यानी कि आप समझें कि एक सेकंड में ये 115 ऑपरेशन कर सकता है। किसने बनाया, सीडेक ने। अच्छा, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसका है और कौन सा है, जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू। अभी ईरान ने भी अपना सबसे सुपर शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या था, सिमॉर्ग। बाकी आईआईटी कानपुर, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किया था यहाँ पे। आईआईटी मद्रास से आपको याद होगा पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट को डिजाइन किया था। बताओ, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, क्या नाम था उसका, यू ब्रीथ लाइफ। बताइए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा गांव में स्थापित किया जाएगा इसको। ये होगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। और यहीं पे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो इसमें होगा क्या, तो मतलब जितनी भी भूवैज्ञानिक विरासतें हैं उनका यहाँ पे संरक्षण किया जाएगा। और विरासत से याद आएगा, विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूं कि भारत का पहला हेली हब ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे खुला, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, हैदराबाद में। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पे लॉन्च की गई, गाजियाबाद में। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहां पे खुला, यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, हैदराबाद में। और सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना, वाराणसी। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की, तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिलाकर के भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना है ये, जिसको शुरू किया है गेल ने। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कहां पर है, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसमें जो ये गैस बनेगी वो कहां सप्लाई की जाएगी, तो आंसर होगा अवंतिका गैस लिमिटेड। और ये भी आपको मिलेगा इंदौर में, जो कि किन दोनों का मिक्सअप है, गेल और एचपीसीएल का। और ये सब तामझाम क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन की मात्रा को कम करना। देखो, नेचुरल गैस में क्या मिला रहे हो आप, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन तो स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है। अच्छा, वैसे भारत का लक्ष्य क्या है, कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070 का है। अभी कोप 26 हुआ था अक्टूबर 2021 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। वहां उन्होंने ये लक्ष्य बताया था 2070 का। वैसे कोप 27 2022 में होंगे कहां पर, मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। और कोप 28 2023 में होंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला निजी एलएनजी प्लांट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट, कहां पे स्थापित किया गया, नागपुर में। ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, अलका मित्तल। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अलका उपाध्याय अभी क्या बनी थी। और हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहां पे स्थापित किया गया, लद्दाख में। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेंगी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने। इसे स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में
अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। ये है कहां पर? अरावली जैव विविधता पार्क। तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। किसने किया? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। तो IUCN ये उन क्षेत्रों को OECM टैग देता है। OECM मतलब अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो ये जो टैग है ये उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहां पे बड़ी मात्रा में जैव विविधता होती है। और ये टैग मिल गया है अभी अरावली जैव विविधता पार्क को, जो आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, जैव विविधता से एक दिन याद आएगा आपको, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जो मनाया जाता है 22 मई को। अच्छा, पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं। आप बताओ, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड के देहरादून में। भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये कहां पर है? तो आंसर होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। देश का पहला मॉस गार्डन कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला? उत्तराखंड में। और बताओ, देश का पहला टायर पार्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। एक प्रश्न आपके लिए, देश का पहला सैंड्यून पार्क कहां पे स्थापित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप दो, हम बढ़ते आगे। और एक और प्रश्न सुनो, देश का पहला फायर पार्क कहां पे बनाया गया? ये भी बताओ। बाकी अगर आपसे पूछ ले देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहां पे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के सांची में। और देश का पहला स्पेस पार्क केरल के तिरुअनंतपुरम में। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा भोपाल में। अच्छा, सलालम क्या होता है? तो ये एक खेल होता है, आप इसको फोटो में देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। इसमें खिलाड़ी को चप्पू के सहारे पानी के बहाव के साथ, यानी कि उसकी बहाव की दिशा में और बहाव के विपरीत सबसे तेज निकलना होता है। जो सबसे कम टाइम में आगे जाएगा वही जीतेगा। तो अब आप याद रखेंगे कि देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स ये कहां पे बनेगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसे एशियाड व ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है। आपको पता है एशियन गेम्स 2022 में कहां पे होने हैं? चाइना के हांगझाऊ में। 2022 में ही आपके विंटर ओलंपिक गेम्स भी हो रहे हैं बीजिंग चाइना में। और 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो रहे हैं बर्मिंघम यूके में। और 2022 में ही फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं कतर दोहा में। तो जब हमारे खिलाड़ी इन गेम्स में, इन कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो यहाँ कोर्स में वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसके लिए है ये। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? मेरठ में। उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो याद रखना, मेजर ध्यानचंद के नाम पे। और भारत में अगर पूछा जाए वन क्षेत्र, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा वन है वो कहां पर है? फॉरेस्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा में। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का भी आयोजन किया था। और मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का भी आयोजन हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी इंदौर वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर भी बना था। सबसे स्वच्छ तो ये है ही सही। और बताओ, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई थी? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और मध्य प्रदेश वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, उन्होंने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा पर किया गया। वर्तमान में आपको बता दूं कि त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही 2 बॉर्डर हाट हैं। इसमें से एक सिपाहीजाला जिले में कमल सागर में है और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। अच्छा, ये बॉर्डर हाट है क्या? एक तरह से हाट, इसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ना हाट, या फिर आप बोल दीजिए बाजार जो होता है जहाँ पे सामान मिलते हैं। मतलब एक तरह का ये खुला बाजार है जो भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगाया जाता है। और इसमें दोनों देशों के मैक्सिमम 50 विक्रेता भाग लेते हैं।
त्रिपुरा की कैपिटल क्या होती है? अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और देखो यहीं पे ही आपको महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट भी मिलेगा, यहीं पे ही आपको डुम्बर लेक झील भी मिलेगी और रुद्र सागर झील भी यहीं पे आपको मिलेगी। ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वो यही है त्रिपुरा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उन्होंने तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके नया रिकॉर्ड बना दिया। ये तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। ध्यान रखना किसके मामले में? ऊंचाई के मामले में ये देश का दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। ये दूसरा है तो पहला कहां पर है? लद्दाख में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल होती है ईटानगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और आप बताओ, अरुणाचल प्रदेश के भी राज्य तितली किसे घोषित किया गया था? और अरुणाचल प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? उसके अलावा ये भी बता दो कि सिक्किम की राज्य मछली अभी कौन सी बनी थी? बढ़ते आगे। अब आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में बेंगलुरु में 4,514 स्टार्टअप्स जोड़े गए, जबकि दिल्ली में 5,000 से ज्यादा जोड़े गए। और आपको पता है भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में यूके को पछाड़ करके तीसरे स्थान पे आ गया। 2021 में 44 यूनिकॉर्न कंपनीज बनी है भारत में। यूनिकॉर्न कंपनीज बता चुका हूं मैं आपको, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप बेंगलुरु में नहीं रहे, दिल्ली में रहे। इसीलिए बोला जा रहा है कि कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है। और राज्यों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप रहे महाराष्ट्र में, यानी कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। देखो स्टार्टअप की बात है तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो नेशनल स्टार्टअप डे, अब हम मना रहे हैं इसको कब? 16 जनवरी को। और अभी भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। कब? 16 जनवरी 2016 को। और अभी नेशनल स्टार्टअप वीक भी मनाया हमने 10 से लेके 16 जनवरी तक। और हमने पढ़ा था भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना? चेन्नई सुपर किंग। और इसी तरह से आपको याद होगा फ्लिपकार्ट ने लीप प्रोजेक्ट को शुरू किया था भारत में। उद्देश्य क्या था? स्टार्टअप्स में निवेश करना। ये याद रखना सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य के होयसला मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के होयसला मंदिर को अभी वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। अच्छा, मंदिर से आपको याद आता होगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी कहते हो। कहां पर है ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। ये तेलंगाना में है। और ये भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि 39 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। कौन से नंबर की है? 39 नंबर की। और 40वीं कौन सी बनी? गुजरात की धोलावीरा, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, यानी कि इंटेंजिबल साइट्स हैं? 14th है। 14th नंबर की बनी कौन सी? दुर्गा पूजा। मंदिरों से 2-4 मंदिर और याद रखना, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। इसका निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने। खजुराहो के मंदिर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। कामाख्या माता मंदिर कहां पर है? असम में है। और यहीं पे क्या खास बात होती है? अंबुबाची का मेला लगता है। और बृहदेश्वर मंदिर आपको मिलेगा तमिलनाडु में, जिसे चोल शासकों ने बनवाया था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी हाल ही में काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी है सैमसंग, जो कि यूएस की चिप मेकर कंपनी इंटेल को पीछे छोड़ करके पहले स्थान पे आ गई है। और इस तरह 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की टॉप चिप मेकर कंपनी बन गई है सैमसंग। पहले पे सैमसंग है, दूसरे पे इंटेल है, तीसरे पे है एसके हाइनिक्स। याद रखना सैमसंग का हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया सियोल में। बढ़ते आगे।
बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो इकोनॉमिक सर्वे, जिसे बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है और इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, और पूछे कि इसे कौन तैयार करता है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 आया था, उसमें भारत में वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। और यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में 2% वन क्षेत्र भारत में पाया जाता है, जबकि वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक क्या है? थर्ड, तीसरे नंबर पे है भारत। लेकिन अगर पूछा जाए वन क्षेत्र के मामले में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर। चीज आपको क्लियर है? मतलब पूरे विश्व में जितना भी वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, उसका 2% आपको मिलेगा भारत में। और अगर रैंकिंग वाइज बात करोगे कि वन क्षेत्र के मामले में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो 10वें स्थान पे आता है। और अभी वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत की रैंक रही थी तीसरी, तो ये आपको याद रहेगा ना। उसके अलावा भारत में अगर बात कर ले तो वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2010 के बाद में कितना वन क्षेत्र बढ़ा भारत में, तो 2,66,000 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर पूछे कि पूरे विश्व में वन क्षेत्र के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो आंसर होगा रशिया, दूसरे पे है ब्राजील। हमने कहा भारत 10वें स्थान पर है। अच्छा बताओ, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहां पर है? हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अच्छा, उसी तरह से अगर क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज बात न करके हम प्रतिशत, परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा वन आपको मिलेंगे मिजोरम में, और भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन आपको मिलेंगे हरियाणा में। और मैंने आपको बता दिया वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुई भारत में, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ये फैक्ट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में LIC को कौन से स्थान पे रखा गया, तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है, और टॉप 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। और टॉप पे कौन है, यानी कि दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन है? चाइना की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है। और आपको बता दूं, इसमें टॉप 10 में 5 चाइनीज बीमा कंपनियां हैं। अच्छा, अभी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे बताया गया, तो आंसर होगा एप्पल को। LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और वैसे अभी MR कुमार का कार्यकाल अगले 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस देश ने 2021 में भारत में व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष पर रहा, तो आंसर होगा USA। मतलब अमेरिका 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का टॉप बिजनेस पार्टनर रहा। दूसरे स्थान पर रहा चाइना। मतलब भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार का मूल्य है वो 110.4 बिलियन डॉलर का था। 2020 में बात करेंगे तो चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पे था। लेकिन 2021 में USA फर्स्ट पे है और सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूनाइटेड अरब अमीरात और फोर्थ पे है सऊदी अरब। अच्छा, ऐसा ही सीक्वेंस बना था जब हमने बात की थी यूनिकॉर्न कंपनीज की। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज किस देशों में है, तो पहले नंबर पे USA था, सेकंड नंबर पे चाइना था और थर्ड नंबर पे था भारत। यूनिकॉर्न कंपनीज बताया मैंने आपको क्या होती है, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा की होती है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए अभी किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप को जीत लिया है, तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो याद रखना, ये एक महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है जिसे अभी जीत लिया है अर्जेंटीना ने। किसको हराया? चिली को। ये इसका 6ठा संस्करण था और ये हुआ कहां पे? चिली के सेंटियागो में। अभी 19 से 29 जनवरी 2022 तक ये हुआ था। अच्छा, अर्जेंटीना से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? अभी उड़ीसा में जो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 हुआ था, उसको भी अर्जेंटीना ने ही जीता था और हराया था जर्मनी को। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर के ब्रोंज मेडल जीता था। उसके अलावा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसको उत्तर प्रदेश ने जीता है चंडीगढ़ को हरा करके। और अभी 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसको लद्दाख ने जीत लिया है। और एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट को किसने जीता? साउथ कोरिया ने,
सेकंड नंबर पे रहा जापान और थर्ड पे रहा भारत। ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। अच्छा बताओ, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम है, जो कि मणिपुर के हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। आपको बताना है किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है। तो आंसर होगा PR श्रीजेश ने। तो पहला प्रश्न तो आपकी यही बन जाएगा, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। गोलकीपर हैं ये, और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और इस तरह से भी इस पुरस्कार को जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं, क्योंकि 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए ये सम्मान जीता था, और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। अच्छा, PR श्रीजेश से आपको कुछ याद आया होगा कि अभी FIH स्पोर्ट्स अवार्ड्स में PR श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखना इनसे। बाकी नीरज चोपड़ा, अभी परम विशिष्ट सेवा पदक मिला था इनको, पद्मश्री के लिए इनको चुना गया। भाला फेंक से इनका संबंध है। और टोक्यो ओलंपिक में कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? 87.58 मीटर। और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने ये। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मना रहे हैं कब? 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ये ब्रांड एम्बेसडर बने, और गुड डॉट के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी MR रादुकानु, ये UK की टेनिस प्लेयर हैं। अभी 2021 में जो आखिरी ग्रैंड स्लैम था US ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। उसके अलावा BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए इनको चुना गया था। अवनी लखेरा, अभी टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने। और अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था इनको। ये शूटर हैं राजस्थान की, और पद्मश्री के लिए भी इनको चुना गया है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है किसने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। तो याद रखना, उन्नति हुड्डा का नाम, जिन्होंने 2022 के ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, इन्होंने किसको हराया? स्मिथ तोष्णीवाल को। और उन्नति की उम्र कितनी है? 14 साल। इसीलिए उन्नति ये टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। अच्छा, मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। उन्होंने किसको हराया? प्रियांशु राजावत को। और ये टूर्नामेंट कहां पे हुआ? जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि है कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कटक ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैटिक प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो महानदी। और कटक में आपको मुख्यालय मिलेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जहां पर है वहीं पर है। बाकी देखो, बैडमिंटन की बात है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर अभी कौन बन गई है? इसका उत्तर आप दो। और एक 2 तरह के कप याद रखना, एक तो उबेर कप और एक थॉमस कप। दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अभी उबेर कप को जीता है चाइना ने, जापान को हराया था। थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। उसके अलावा अभी जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे, उसमें कृष्णा नागर का नाम याद रखना, ये राजस्थान के हैं, गोल्ड जीता था बैडमिंटन में। प्रमोद कुमार का संबंध भी है गोल्ड से। प्रमोद कुमार, इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। और अभी इनको तो पद्मश्री के लिए भी चुना गया है, पढ़ा था हम लोगों ने। और एक और नाम याद रखना, सुहास यथिराज का। इन्होंने तो सिल्वर जीता था, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के कलेक्टर थे, या कहाँ के कलेक्टर है? नोएडा के कलेक्टर है। यानी कि कलेक्टर होते हुए भी इन्होंने ओलंपिक में मेडल ले लिया। बड़ी बात है ये। यानी कि इनका खेलकूद में भी दिमाग चलता है और पढ़ाई में भी। क्या नाम है? सुहास यथिराज। बढ़ते आगे। बताइए, अभी किस भारतीय एथलीट को 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये नीरज चोपड़ा, जिन्हें अभी प्रतिष्ठित 2022 के लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी हमने पढ़ा था जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला। पद्मश्री के लिए उन्हें चुना गया। इनका संबंध है भाला फेंक से। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था इन्होंने? 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मना रहे हैं 7 अगस्त को। अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे।
उन्नति हुड्डा का नाम पढ़ा हमने। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, और ये खिताब जीतने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी थी। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। और दुनिया के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है, जो कि गुजरात से हैं, तस्नीम मीर। और आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया स्मृति मंदाना को। रचिल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इनको। तो याद रखना ये सब बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डैरल मिशेल को। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये डैरल मिशेल, जिन्हें अभी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार इंग्लैंड के खिलाफ 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार पाने वाले वो न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। एक्चुअली में ये जो अवार्ड है ये आईसीसी के द्वारा खेल की भावना को कायम रखने के लिए दिया जाता है। बाकी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, ये अभी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और अभी सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी भी इनको मिली थी, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने। एम.आर. रादुकानु बताया था, यूके की टेनिस प्लेयर है। अभी लास्ट ईयर यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने, और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला था इन्हें। सिमोन बाइल्स अमेरिका के जिम्नास्टिक हैं। अभी टाइम मैगजीन ने 2021 एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना था। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा समायरा पवार ने। तो अभी समायरा पवार ने ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कियों की सिंगल टाइटल को जीत लिया है, जबकि बॉयज में सिंगल टाइटल जीता है शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखना। और उन्नति हुड्डा तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि अभी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था, और ये अवार्ड जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी थी। और उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में ही मेन सिंगल का टाइटल जीता था किरण जॉर्ज ने। अच्छा, हमारी शटलर का नाम तो आप जानते ही हो ना, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी सिल्वर मेडल जीता था। मैं बात कर रहा हूँ पीवी सिंधु की। अभी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था पीवी सिंधु ने। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 6 फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया, और यह भारत का 1000वां वनडे मैच था। और इस तरह से भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, भारत ने पहला वनडे कब और किसके साथ खेला था या किसके खिलाफ खेला था? 1974 की बात है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और अभी ये 1000वां वनडे मैच ये कहां पे खेला? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सिटिंग वाइज बात कर रहे हैं, कहां पर है? ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब प्राप्त किया है। याद रखना, किसे हराया? इंग्लैंड को हराया। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे राज अंगद बावा, 5 विकेट लिए इन्होंने। चलो आप तो यूं बताओ, अभी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती थी? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को जीता किसने? मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा के। और सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी? भारत बनी थी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो आंसर होगा नासिक देवास में। तो ध्यान से सुनना कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। कहां पे? एक तो महाराष्ट्र के नासिक में, के देवास में। तो ये याद रखना। अच्छा, आप तो मुझे बताओ, अभी भारत में कितने बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है? 4। कहां कहां पे है? एक तो महाराष्ट्र के नासिक में, एक मध्य प्रदेश के देवास में, एक कर्नाटक के मैसूर में, और एक पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। और टकसाल कहां पर है और कितने हैं?
टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, ये 4 है, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, इस तरह का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसे कि बैंक के नोट पे किसका चित्र है, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको रिवाइज कराए थे डेली करंट अफेयर्स में भी। जैसे कि 2000 रुपये के नोट्स की बात करते हैं तो उस पर किसका चित्र अंकित है, मंगलयान का। उससे नीचे आ जाओ, 500 रुपये के नोट पे किसका है, लाल किले का। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव। 50 रुपये के नोट पे हम्पी मंदिर का, यह आपको मिलेगा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर का। चलो बताओ, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? इसको पैगोडा भी, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। बताओ कहाँ पर है ये? बढ़ते आगे। बताइए, बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया? तो आंसर होगा 30%। तो याद रखना, अभी बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि एक तो डिजिटल रूपी लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में, और ये किस पर बेस्ड होगा, किस पर आधारित होगा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। और इसी के साथ जो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी आप कह दीजिए, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हो गई है, तो उस पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स लगेगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या रही? थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आप जानते हो ईरान में एक शहर है रामसर नाम का, वहीं पे 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए तो 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये बताओ, रामसर जो ये शहर है, ये किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील के किनारे। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। और ईरान की नई कैपिटल क्या बन गई है? तोमान। ईरान के नए प्रेसिडेंट बने थे इब्राहिम रईसी। चाबाहार बंदरगाह भारत ने यहीं पे बनाया है ईरान में। और ईरान अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा मेंबर भी बन गया है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एनपीसीआई ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह ये कब मनाया? तो आंसर होगा 1 से 7 फरवरी तक। तो अभी एनपीसीआई ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता पहल यानी कि यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव की घोषणा की है। तो इस पहल के तहत एनपीसीआई और यूपीआई 1 से 7 फरवरी तक यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मना रहे हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। अभी आपको याद होगा, कर्नाटक सरकार ने ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की थी। अभी एनपीसीआई ने यस बैंक के साथ अपनी तरह का पहला रुपे वन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए समझौता किया था। अभी इंडसइंड बैंक और एनपीसीआई ने यूपीआई के माध्यम से सीमा पार से भुगतान की पेशकश करने के लिए आपस में समझौता किया था। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के दरवाजे पर नगद आधारित बिल भुगतान की सुविधा के लिए एनपीसीआई बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पे के साथ समझौता किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। थीम क्या रही? क्लोज द केयर गैप। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड 2-3 दिन और मनाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को। और बुक भी आई थी एक गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा था डॉक्टर अशोक के वेद ने। अच्छा, कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और वैसे 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताना है, द इमॉर्टल किंग राव, ये जो बुक है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा वोहिनी वारा। तो लेखक हैं ये वोहिनी वारा, और इन्होंने अभी अपना पहला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द इमॉर्टल किंग राव। बाकी आकाश कंसल की बात करेंगे, इन्होंने भारत की पहली सीजन शेली की पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द क्लास ऑफ 2006। मतलब इसमें 18 अलग अलग एपिसोड होंगे। अनुकृति उपाध्याय अपना उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और उपाध्याय से मैंने आपको एक नाम लिंक करके याद करवाया था, अलका उपाध्याय।
चलिए आप ही बताइए अलका उपाध्याय के बारे में, ये भी क्या बनी थी, और अलका मित्तल भी बता दो साथ के साथ। और रचना बिष्ट रावत, इन्होंने 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर्स स्टोरीज नाम की बुक लिखी है। बढ़ते आगे। बताइए इंडिया डेट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? जे साई दीपक ने। बाकी प्रभात कुमार पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक को लिखा। अभिजीत बनर्जी कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा। और स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री हैं ये, इनका पहला नॉवेल आया था लाल सलाम, याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक को किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। तो खेल जगत के लेखक हैं ये नवदीप सिंह गिल, इन्होंने एथलीट नीरज चोपड़ा के ऊपर ये बुक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे ये, अभी पद्मश्री भी मिला है इनको। बाकी वी.एस. श्रीनिवासन द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट नाम की बुक लिखी। दिव्या दत्ता स्टार्स इन माई स्काई नाम से बुक लिखी। और जयतीर्थ राव इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की बुक लिखी इन्होंने। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर किरण बेदी ने। किरण बेदी आप जानते हो पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी ये, और रिटायर्ड पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही हैं ये। और ये बुक पुडुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी की लगभग 5 सालों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव के बारे में इस बुक में बताया गया है। अच्छा वैसे वर्तमान में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद कौन संभाल रही है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी अगर आपसे पूछा जाए द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा? सुभाष गर्ग ने। और इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस नाम की बुक को लिखा है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। और पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक को लिखा प्रभात कुमार ने। अच्छा राजस्थान के जो गवर्नर हैं क्या नाम है उनका? कलराज मिश्र, उन्होंने भी एक बुक लिखी अभी जिसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। बुक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, अभी 2021 का बुकर पुरस्कार मिला था साउथ अफ्रीका के डेमन गलगेट को, किस नॉवल के लिए उनको ये सम्मान मिला था बताओ? हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है अभी हाल ही में खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये किस राज्य में है? गुजरात। तो अब ध्यान से सुनना, अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोगों ने मनाया था 2 फरवरी 2022 को, तो उसी मौके पर इन 2 साइटों को रामसर साइट का दर्जा दिया। तो इस तरह से आप देखोगे देश में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 49। और ये है कहां पर? देखो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी तो गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। अभी आपको याद होगा लास्ट दिसंबर 2021 की बात है, उत्तर प्रदेश का जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है वो भारत का 47वें नंबर का रामसर साइट बना था। अच्छा आप तो ये बताओ भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, चिल्का लेक है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में, और उसे दर्जा मिला था 1981 में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा बताइए अभी गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी 26 जनवरी 2022 को बताइए कौन सा गणतंत्र दिवस था? 73वां, 73rd। और अभी इसकी परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। और उत्तर प्रदेश झांकी की थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। अच्छा यहां बीच में एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी थी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दो। तो पहला स्थान मिला है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर रही है उत्तर प्रदेश की झांकी, दूसरे नंबर पर आई है कर्नाटक की झांकी। जबकि लोकप्रिय झांकी का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, मतलब जिसे जनता ने सर्वश्रेष्ठ झांकी कहा है। और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में बात करेंगे, कैटेगरी में बात करेंगे, तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। शिक्षा मंत्रालय की जो झांकी थी उसकी थीम रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीम क्या थी? उड़े देश का आम नागरिक। अच्छा यहां से भी एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, आपको बताना है अभी वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट का नाम क्या है? और अगर ये दूसरी है तो पहली कौन थी? डेली करंट अफेयर्स वाले में मैंने आपको बताया है, अभी आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम बढ़ते आगे। बताइए वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इनका भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था?
रुपिंदर सिंह सूरी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी का भी निधन हो गया। उन्हें जून 2020 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, वैसे हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कंफ्यूज मत होना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। बाकी बलविंदर नकई का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी इफ्को के चेयरमैन थे ये, लेकिन इनका निधन हो गया। अब यहीं से आपके लिए एक प्रश्न निकलेगा कि अभी वर्तमान में इफ्को के नए चेयरमैन कौन बन गए, बताओ। हम बढ़ते आगे। अच्छा, आपको बताएं फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे सम्मानित किया गया था? सन 2001 में। बताइए जनवरी 2022 में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शेर को चित्रित करने वाले अपने चुनाव शुभंकर का अनावरण किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने जनवरी 2022 में शेर का चित्रण करते हुए अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। इस शुभंकर का उद्देश्य है मतदाता जागरूकता बढ़ाना और मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव में भागीदारी करना। अच्छा, शुभंकर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कोट। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ये सारे फैक्ट्स करंट अफेयर्स के होंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो 2022 में बताओ आप, जो अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? भारत में। और इसका शुभंकर रखा गया है इभाको, जो कि एशियाई शेरनी है। अभी नमामि गंगे मिशन का ऑफिशियल मैस्कोट किसे बनाया गया? चाचा चौधरी को। 2022 में आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे, कहाँ पे? हांगझाओ, चाइना में। उसका शुभंकर क्या है? द स्मार्ट ट्रिपल। 2022 में ही नेशनल गेम्स होंगे मेघालय में। उसका क्या है मैस्कॉट? क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि मेघालय का स्टेट एनिमल है। अब फटाफट से टाइप करके बता दो, लद्दाख का स्टेट एनिमल क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड है या स्नो लेपर्ड है? और 2022 में जो बीजिंग ओलंपिक हो रहे हैं, तो उसका जो शुभंकर है वो है बिंग ड्वेन ड्वेन, और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। और 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे हांगझाओ, चाइना में, उसका मैस्कॉट है फई फई। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी किस कंपनी ने हैप्पी शॉप नाम से अपनी ब्रांडेड शॉप शुरू की है? तो आंसर होगा HPCL। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मेन काम क्या है? फ्यूल का, ईंधन का। पर अभी इसने अपना पहला गैर ईंधन ब्रांड यानी कि नॉन फ्यूलिक ब्रांड शुरू किया है, जिसका नाम रखा है हैप्पी शॉप। तो इसमें आपको ईंधन के अलावा जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं वो मिलेंगी, जैसे कि खाद्य संबंधी चीजें, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ, बेकरी का सामान, किराने का सामान, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी मुंबई और विशाखापत्तनम में इसको शुरू कर दिया गया है। अच्छा मुझे बताइए, भारत में पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई, असम में। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। HPCL ये एक महारत्न कंपनी है। और वैसे वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी हो गई है? 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी HPCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय सहायता योजना को शुरू किया है। इस योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होती है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ से याद रखना, अभी यहाँ पे चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए। कौन कौन से? अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी आपको यहीं पे मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। बढ़ते आगे।